हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे, है ना, और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी स्टडी को। चलो थोड़ा सा ध्यान दोगे। यहाँ पर हम आज शुरू कर रहे हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री को। ठीक है। कुछ बच्चे क्या समझते हैं कि मैम हमें बायोलॉजी समझ में आ जाता है, फिजिक्स भी आ जाता है, लेकिन केमिस्ट्री में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी। यदि आप हर एक चीज को थोड़ा सा सुन के, देखकर और बोलकर यानी समझते चलते हो तो आपको ये इजी लगेगा। यदि आप ये चाहते हो कि हमें अच्छे से समझ में आए तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इधर की तरफ। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो रसायन विज्ञान होता है, केमिस्ट्री होता है बच्चों, हम इसमें किसका अध्ययन करते हैं या किसकी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है आपको पदार्थ जो होता है, मैटर जो होता है, हम इसी की संरचना के बारे में, इसी की अवस्थाओं के बारे में, इन सब को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। देखो थोड़ा सा ध्यान दोगे। मैं यदि कहती हूं मैं मैटर को हम कहते हैं पदार्थ, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पदार्थ क्या है। पदार्थ को हम मैटर भी कह सकते हैं या फिर इसे कह सकते हैं हम सब्सटेंस। अब ये पदार्थ क्या होता है, तो सबसे पहला तो यही क्वेश्चन आता है। तो आपको ऐसे बताना है या ऐसे याद रखना है कि पदार्थ क्या है। जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं जिसमें डेंसिटी हो, घनत्व हो और जिसे हम महसूस कर सकें, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनसे यदि हम किसी चीज को महसूस कर पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, तो वो क्या है, पदार्थ। जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, सोना, चांदी, तांबा, पानी, दूध, ये सब क्या है बेटा, पदार्थ है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। पदार्थ में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपसे कोई भी ये पूछे मैटर क्या है तो आपको बताना है कि यदि हम ज्ञानेंद्रियों से किसी भी चीज को छू सकते हैं, उसमें घनत्व होता है, वो जगह घेरता है, उसमें आयतन होता है यानी वॉल्यूम होता है। आयतन मतलब जो चीज उसमें आ सकती है। जैसे ग्लास होता है, ग्लास में पानी रखा हुआ है, तो पानी जो रखा हुआ है उस ग्लास में कितना पानी आ रहा है, ये क्या होगा, उसका वॉल्यूम होगा, आयतन होगा। ये आपको बताना चाहिए। और इन सभी की स्टडी ही हम किस में करते हैं बच्चों, हम करते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो इसी के बारे में आगे बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि शुरुआत इसकी यहीं से होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मैटर होता है, पदार्थ होता है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, किस किस आधार पर किस किस अवस्था में बांटा गया है। तो चलो थोड़ा सा ध्यान दोगे आप यहाँ पर। तो आप बताओगे कि जो पदार्थ होता है, सबसे पहले मैं हेडिंग बना देती हूँ। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं पदार्थों का वर्गीकरण। चलो, तो पदार्थों का वर्गीकरण। वर्गीकरण आप समझते ही हो। वर्गीकरण क्या होता है? वर्गीकरण मतलब अलग अलग छांटना। नहीं आया? देखो, कभी आलू जब खुदते हैं खेत में, जब आलू खोद के जब ऊपर ऊपर आ जाते हैं मशीन से, तो उनको ऐसा थोड़ी नहीं मशीन इकट्ठा कर देती, नहीं, इंसान ही तो उनकी छटाई करते हैं। तो उनको क्या किया जाता है, आलूओं को, मोटे मोटे जो आलू हैं उनको अलग रखा जाता है, छोटे छोटे हैं उनको अलग कर दिया जाता है। तो वो अलग अलग कर दिए हैं। ऐसे ही जो पदार्थ होते हैं उनको दो भागों में बांट दिया गया है, अलग अलग कर दिया है। किस आधार पर? एक किया है भौतिक आधार पर। भौतिक मतलब फिजिकल। फिजिकल तो जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। देखो, इन्हें रासायनिक आधार पर भी देख सकते हैं, लेकिन यदि हम किसी भी चीज की ऐसे करके देखें कि उसमें वॉल्यूम है, उसको हम छू रहे हैं, जैसे पानी हो गया, लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, ये सब क्या है, ये भौतिक आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कर दिया गया है। तो पहला क्या हो गया, भौतिक आधार पर। दूसरा क्या हो गया, रासायनिक आधार पर, मतलब केमिकल जो बेसिस होते हैं, इनके आधार पर हमने क्या कर दिया, इसको अलग, मतलब पदार्थ को दो भागों में बांट दिया। क्लियर है? तो आपसे यदि पूछे कि पदार्थों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, तो आप बताओगे दो भागों में। ठीक है। अब बात आती है भौतिक आधार पर। पहले हम इसको कवर करते हैं। भौतिक आधार पर पदार्थ को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है, कितनी स्टेजेस में बांटा गया है, तो आप बताओगे मुख्य रूप से 3 स्टेज हैं कौन कौन सी? तो यहां थोड़ा सा ध्यान रखोगे। सबसे पहला होता है ठोस, दूसरा द्रव और गैस।
तो आपसे पहला क्वेश्चन ये बन गया कि भौतिक आधार पर जो सब्सटेंस होते हैं या फिर जो मैटर होते हैं, इनको कितनी स्टेजेस में, कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है। आपको बताना है 3 अवस्थाओं में। अब बात आती है ठोस जो होता है, इसे हम कहते हैं बेटा सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, लिक्विड मतलब द्रव, और तीसरा होता है बेटा गैस। तो हमने इस 3 भागों में इसको बांट दिया। अब बात आती है कि क्या यही 3 अवस्थाएं हैं? नहीं, आपको याद रखनी है कि इसके अलावा 2 स्टेजेस और होती हैं, 2 अवस्थाएं और होती हैं। कौन सी? तो 3 तो ये रही, और एक चौथी अवस्था होती है। आपसे क्वेश्चन सीधा पूछता है कि चौथी अवस्था बताइए किसी भी भौतिक आधार पर पदार्थ की, तो आपको बतानी है चौथी अवस्था होती है बेटा प्लाज्मा। कौन सी होती है? प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा जो है ये पदार्थ की कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था है। फिर आता है आपका 5वीं अवस्था। 5वीं अवस्था कौन सी है? तो आप बताओगे, इसका नाम है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये कौन सी है? ये है पदार्थ की 5वीं अवस्था। तो अब बात करते हैं हम यहाँ से। सबसे पहला जो पढ़ेंगे वो किसको पढ़ेंगे बच्चों? वो पढ़ेंगे हम ठोस को। तो थोड़ी सी चीज आपको यहाँ याद रखनी है। देखो, ठोस को जब हम पढ़ते हैं तो पदार्थ की ये सबसे पहली भौतिक आधार पर पहली अवस्था होती है। ठोस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ आप थोड़ा सा सॉलिड में याद रखोगे कि जो ठोस होता है, जैसे मैंने कोई भी ठोस मैटर ले लिया, यहाँ पर ठोस पदार्थ ले लिया है, आपको एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पर जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास होते हैं, और इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स क्या है मैम? अट्रैक्शन फोर्स को हम कहते हैं हिंदी में बच्चों आकर्षण बल। क्या कहते हैं? आकर्षण बल। तो आकर्षण बल जो होता है वो क्या होता है? अधिक होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बन जाते हैं, आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर दर्शा रही हूँ क्या, ये मॉलिक्यूल्स है यानी अणु है, ये क्या है इसमें पास पास। तो सबसे पहला क्वेश्चन बन गया कि ठोस जो होता है उसमें मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं या दूर दूर होते हैं, तो आप बताओगे पास पास होते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि ठोस अवस्था को हम कैसे पहचाने। तो एक तो ये पहचान हो गई कि इसमें मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? पास पास। और दूसरा आकर्षण बल जो होता है, आकर्षण बल क्या होता है? आकर्षण बल होता है जो अट्रैक्शन बल होता है। अट्रैक्शन बल जैसे आपने चुंबक देखा होगा, चुंबक को यदि हम धागे में बांध करके, पहले जब छोटे होते थे उस समय क्या करते थे, हम खेलते थे, तो चुंबक को धागे में बांध के और ऐसे रेत में घुमाते थे, जिसमें क्या होता है, जो मिट्टी में कुछ भी लोहे के छोटे छोटे यदि कण होते थे वो चिपक जाते थे। तो उसमें चुंबक में क्या होता है? आकर्षण बल होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। वो क्या करता है? वो लोहे को खींच लेता है। तो वही बल जो है उसे हम कहते हैं आकर्षण बल। अब जो ठोस होता है उसमें भी तो एक फोर्स होता है, कौन सा? आकर्षण बल होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो ये क्या होता है बच्चों? ठोस में अधिक होता है। और क्या याद रखना है आपको? और याद रखना है आपको कि जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है। घनत्व की यदि बात करें, डेंसिटी की यदि बात करें, तो डेंसिटी भी पूछेगा कि डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, अधिक। तो इसमें क्या होता है? डेंसिटी भी क्या होती है? घनत्व क्या होता है? अधिक। अब डेंसिटी नहीं समझ में आ रही होगी, घनत्व नहीं आ रहा होगा समझ में, ऐसे समझिए आप। एक रूम है, ऐसा समझो, दो रूम है आपके घर में, है ना। एक रूम में 3 लोग रहते हैं और एक में 8 लोग रहते हैं। तो उस रूम का जो घनत्व होगा, डेंसिटी होगी, क्षमता होगी, वो क्या होगी? अधिक होगी, जिसमें 8 लोग रह रहे हैं, और जिसमें 3 लोग हैं उसकी क्या है? कम है। ऐसे जैसे यहाँ पर मैंने बनाया मॉलिक्यूल्स, तो इसमें ये पास पास रखे हुए हैं, या ऐसे समझिए एक जगह में ये पास पास हैं, ज्यादा हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे? घनत्व कहेंगे बच्चों। ठीक है। तो इसमें एक तो आकर्षण बल अधिक होता है और दूसरा क्या होता है? घनत्व भी अधिक होता है। तीसरा हमने पढ़ा कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, वो क्या होते हैं? पास पास होते हैं। क्लियर है। एक चीज याद रखनी है, आपसे सीधा क्वेश्चन आता है कि ठोस का, यदि ठोस अवस्था है तो उसमें वस्तु का आकार और आयतन, 2 चीज याद रखनी। 3 चीजों में, द्रव में भी, ठोस में भी और गैस में भी, तीनों में, ठोस, द्रव, गैस, 3 चीजें याद रखनी है। एक आकार याद रखना है, 2 चीजें याद रखनी है, एक आकार और आयतन। जो तो ठोस होता है इसका पहली बात आकार,
आकार क्या होता है? आकार होता है शेप, और आयतन, ये दोनों चीजें बच्चों क्या होती हैं? आयतन मतलब होता है वॉल्यूम, ये क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं दोनों ही निश्चित। क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। मतलब यदि कोई भी वस्तु ठोस है, ठोस अवस्था में है, तो उसका शेप और उसका वॉल्यूम, उसका आकार, उसका आयतन दोनों क्या होंगे? निश्चित होंगे। हमें पता होगा कि इसका आयतन कितना है, वॉल्यूम कितना है, इसका शेप कैसा है। ठीक है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पर मैं एक बार रिवाइज कराती हूँ। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं पदार्थों का वर्गीकरण, यानी जो मैटर होते हैं इनको दो भागों में बांटा। पहला कौन सा? तो पहला बांटा इसको भौतिक आधार पर और दूसरा रासायनिक आधार पर। हम पहला पढ़ रहे हैं जिसमें 3 अवस्थाएं थी, ठोस, द्रव, गैस, और चौथी भी पढ़ी प्लाज्मा, पांचवी बोयस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब बात आती है ठोस में। ठोस में सबसे पहली चीज याद रखनी है आपको कि ठोस अवस्था में आकार और आयतन यानी कि शेप और वॉल्यूम दोनों ही क्या होते हैं? निश्चित। दूसरी चीज, इसमें जो अणु होते हैं ये बहुत पास पास, जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं? पास पास होते हैं, और इसी वजह से इसका जो आकर्षण बल होता है यानी अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है बच्चों? अधिक होता है। आपसे पूछा जाएगा कि घनत्व कितना है, डेंसिटी कितनी होती है, अधिक या कम, मतलब ज्यादा या कम, तो आप बताओगे ठोस की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? अधिक होती है। क्लियर है? यहाँ तक नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, उसके बाद में हम आगे करते हैं। चलो ले लो एक बार स्क्रीनशॉट, या फिर नोट कर रहे होंगे आप साथ के साथ। हो गया? अब इसका उदाहरण की आपसे यदि बात करें तो आकार और आयतन था निश्चित, तो इसमें एग्जाम्पल और देख लीजिए आप। एग्जाम्पल की यदि बात करें, उदाहरण की बात करें, तो जैसे कि लकड़ी का कोई भी टुकड़ा है, या फिर लोहे की छड़ हो सकता है, लोहा हो सकता है, या फिर हम कहें कांच हो सकता है, ये क्या हो जाएंगे बेटा? इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको याद रखना है, जैसे कि लकड़ी, लोहा, कांच आदि, ये इसके क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं किसके बारे में? तो आगे करते हैं हम द्रव के बारे में, लिक्विड के बारे में। चलो थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखोगे, दूसरा पार्ट जो होता है ये क्या होता है? लिक्विड होता है। चलो तो यहां से लिक्विड की यदि हम बात करें तो लिक्विड यानी क्या होता है? द्रव। द्रव में सबसे मेन चीज, जैसे यहां पर हमने दर्शाए थे, ठोस में जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या होते हैं? वो पास पास होते हैं। इसमें ठोस से थोड़ी दूर दूर होंगे, जैसे यहां पर ये मॉलिक्यूल थोड़े अलग अलग हैं। तो क्वेश्चन दूसरा क्या बन गया कि जो अणु होते हैं वो ठोस से थोड़े अधिक दूर दूर होते हैं। तो यहाँ पर अणु क्या होते हैं? थोड़े दूर दूर होंगे, पहली। दूसरी चीज, जिसमें हमने अट्रैक्शन जो फोर्स है ये पढ़ा था, किसमें? ठोस में। आकर्षण बल पढ़ा था, तो इसमें आकर्षण बल क्या होगा? इसमें ठोस से थोड़ा सा कम होगा। तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ ठोस से कम। अब आकर्षण बल कम है तो एक चीज और पढ़ी हमने, क्या पढ़ी थी? तो हमने पढ़ा था घनत्व, डेंसिटी। तो घनत्व जो डेंसिटी होगा ये भी क्या होगा बेटा? ठोस से कम होगा। 3 चीजें पढ़ी हमने कि लिक्विड जो होता है, जो द्रव होता है, इसमें अणु जो होते हैं ठोस से थोड़े दूर दूर। आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? ठोस से थोड़ा सा कम होता है। घनत्व की बात करें, डेंसिटी की बात करें बेटा, तो आप बताओगे कि घनत्व क्या होता है? ठोस से कम होता है। 3 चीजें हो गई। यदि हम बात करें कि इसका आकार और आयतन, क्योंकि 2 चीजें याद रखनी है, एक आकार शेप और आयतन वॉल्यूम, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो आकार होता है ये कैसा होता है बेटा? अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। और शेप तो हो गया कैसा? अनिश्चित हो गया। और यदि आपसे पूछे आयतन, तो आयतन क्या होगा इसका? निश्चित होगा। आयतन कैसा होगा? निश्चित। इसमें देखो जो लिक्विड होता है, द्रव होता है, उसका आकार तो कोई होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर किसी लिक्विड को, किसी द्रव को हम किसी बर्तन में रख रहे हैं, ऐसे मानिए गिलास में रख रहे हैं, तो वो गिलास का ही शेप ले लेगा। कहने का मतलब है, यदि आपसे पूछा जाता है कि कौन सी अवस्था जो पदार्थ
किसी भी बर्तन का या फिर किसी भी वस्तु का शेप ले लेती है तो आप बताओगे द्रव। और गैस में भी यही होता है। गैस में क्या होता है, गैस भी अगर हम उसको चौकोर बर्तन में या फिर चौकोर जो वस्तु होगी उसमें रखेंगे तो वो चौकोर अवस्था ले लेगी। ऐसे ही इसमें होता है कि जो लिक्विड होता है वो क्या, जो आकार बर्तन का है या फिर जो आकार वस्तु का है उसी का ले लेता है। तो अनिश्चित हो गया, गोल में रखोगे तो गोल हो जाएगा, यदि आप उसको तिकोने में रख रहे हो, ट्रायंगल के रूप में रख रहे हो तो वो तिकोना हो जाएगा। कोई भी आकार इसका निश्चित नहीं होता है, मतलब अनिश्चित होता है। और यदि आयतन की बात करें तो इसका बेटा आयतन क्या होता है, आयतन बिल्कुल निश्चित होता है। आयतन वॉल्यूम, जैसे कि 1 लीटर दूध जग में, 1 लीटर दूध यदि जग में करते हैं तो भी इतना रहेगा, और उसे अगर हम भगोने में कर देते हैं गर्म करने के लिए तो भी आयतन तो बराबर ही रहेगा, लेकिन शेप चेंज हो जाएगा। जग कैसा होता है, खड़ा सा होता है, और भगोना थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो सपाट हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि लिक्विड जो होता है इसका आकार अनिश्चित और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। क्लियर है। जैसे उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की, तो आप समझ ही गए होंगे। मैंने अभी दूध का जो बताया आपको, दूध का उदाहरण लिया तो सबसे पहला दूध लिक्विड है, द्रव है, पानी लिक्विड है, और यदि आपसे तेल पूछ ले, तेल क्या है, आदि, ये क्या है बेटा, ये हो गए इसके उदाहरण। क्लियर है। अब तीसरी अवस्था क्या आती है, तो तीसरी अवस्था आती है बेटा कौन सी, तो गैस। अब बात करते हैं हम गैस की। तो गैस में क्या होता है, गैस में आपको सबसे पहली चीज बतानी है, जैसे मैंने अभी बताया कि ठोस जो होता है उसमें अणु पास पास होते हैं, द्रव में ठोस से थोड़े दूर होंगे, और जो गैस होता है इसमें तीसरी चीज आपको याद रखनी है कि इसमें क्या होगा, और ज्यादा दूर हो जाएंगे मॉलिक्यूल, अणु जो है वो और ज्यादा दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इसमें कहेंगे बेटा हम कि गैस जो होती है इसमें जो अणु है वो बहुत दूर दूर होते हैं। पहली चीज आकर्षण बल, आकर्षण बल की यदि हम बात करें तो आकर्षण बल नगण्य होता है। नगण्य बोले तो बहुत ही कम, बहुत ही ज्यादा कम, मतलब एक चीज में बहुत ज्यादा बल लग रहा है, बहुत जल्दी पास में ले रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, और एक में बिल्कुल भी बहुत ही कम हो रहा है, मतलब ना के बराबर, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, नगण्य कहेंगे। तो ये तीन चीज हो जाती है। यदि हम बात करें कि गैस का आकार कैसा होता है, या फिर आकार नहीं पूछेगा तो आयतन पूछेगा, तो इसमें दोनों ही जो चीजें होती हैं, आकार और आयतन, दोनों ही क्या होते हैं बेटा, अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं, अनिश्चित। तो इसमें आपको याद रखना है कि गैस में आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। क्लियर है। जैसे गैस में हम बात करें तो हाइड्रोजन गैस है, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, ये क्या हो गए बेटे, गैसेस हो गई। तो हमने तीन चीजें पढ़ी इसमें, क्या, ठोस, ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित। उसके बाद द्रव, द्रव में क्या पढ़ा, आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित। क्लियर है। उसके बाद गैस, गैस में दोनों ही चीजें अनिश्चित होती है। और याद रखना है, जैसे द्रव किसी भी बर्तन का शेप ले लेता है, किसी भी वस्तु का शेप ले लेता है, आकार ले लेता है, ऐसे ही गैस जो होता है पात्र का, पात्र मतलब होता है जिसमें वो रखा जाता है, उसी का क्या कर लेता है, ये उसी का शेप ले लेता है। क्लियर है। आगे करूं, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर नोट आप कर ही रहे होंगे, साथ के साथ नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब बात आती है चौथी, प्लाज्मा अवस्था बताई थी, तो आप बताओगे कि पदार्थ की चौथी जो अवस्था होती है, यानी फोर्थ स्टेज कौन सी होती है, वो होती है बेटा प्लाज्मा। तो आपको याद रखना है, देखो प्लाज्मा को मैं ऐसे समझाती हूँ आपको, थोड़ा ध्यान दोगे। प्लाज्मा क्या होता है, यदि इसको हम ऐसे समझिए, आप थूकते हो ना, लार थूकते हो, जुकाम हो जाता है, उसके बाद में जो बलगम होता है उसे आप थूक देते हो और उसे पानी से बहाते हो, नहीं बहाते, बहता ही नहीं है वो। तो वो जो, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि बलगम प्लाज्मा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्लाज्मा है, लेकिन इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, यदि इसको ज्यादा हीट दें तो ये पिघलता है, यदि हम ऐसे ही इसको बहाते हैं तो ये बहता नहीं है, गर्म पानी से जल्दी बह जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे ही हम इसको ज्यादा हीट देते हैं तो ये क्या हो जाता है,
पिघल जाता है। तो पहली चीज तो याद रखनी है कि प्लाज्मा जो होता है ये कौन सी अवस्था है, तो ये होता है आपका चौथी अवस्था। और आप बताओगे कि प्लाज्मा गैसों की आयनीकृत अवस्था होती है। क्या होती है? गैसों की आयनीकृत अवस्था होती है। जैसे हम बात करें, और इसमें जो धन आवेशित कण होते हैं, ये एक चीज मेन है, ये याद रखना कि प्लाज्मा में धन आवेशित कण यानी पॉजिटिव जो चार्ज होता है, और ऋण आवेशित कण, इन दोनों के कणों की संख्या क्या होती है बेटे? दोनों कणों की संख्या बराबर होती है। मतलब मैंने क्या कहा? धनावेशित कण और ऋण आवेशित कण दोनों की कणों की संख्या क्या होती है? बराबर। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, कैसे? कि प्लाज्मा में के अंदर धनावेशित कण ज्यादा होते हैं या कम होते हैं, या धनावेशित कण जो और ऋण आवेशित कण जो होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज होता है वो बराबर होता है। तो आप बताओगे दोनों ही इसमें क्या होते हैं? बराबर। कौन सी अवस्था है? चौथी। आ जाइए इधर। तो उसके बाद आता है आपका पांचवी अवस्था। पांचवी अवस्था कौन सी है? बोस आइंस्टाइन या आइंस्टीन कंडेंसेशन। ये कौन सी अवस्था है बच्चों? तो आप बताओगे ये कौन सी है? पांचवी अवस्था। कौन सी? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये आइंस्टीन ने इसकी खोज की थी। बोस एक वो थे आपके वैज्ञानिक थे। तो ये क्या होता है? ये इसके नाम पर फिर इसको कह दिया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब बात आती है कि इसमें जो गैसों को गर्म या फिर ठंडा करते हैं, जो करते हैं किस पर करते हैं? तो इसमें यदि किसी गैस को हम परम शून्य ताप पर, किसी गैस को परम शून्य ताप पर ठंडा किया जाता है, परम शून्य ताप, जैसे कि परम शून्य ताप पर ठंडा किया जाता है, तो परम शून्य ताप या तो कहेंगे हम -273 डिग्री सेल्सियस, या फिर कहेंगे बच्चों 0 केल्विन। क्या कहेंगे? 0 केल्विन। पर यदि ठंडा किया जाता है तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये 5 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये होती है आपकी 5 अवस्थाएं। अब बात आती है कि 5 अवस्थाओं के बाद में इसको हम अलग भी द्रव्य की जो भौतिक अवस्थाएं हैं, इनमें क्या कोई परिवर्तन हो सकता है? यदि हम परिवर्तन की बात करें तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हमें कि पानी जो होता है, वाटर जो होता है, ये तीनों अवस्थाओं में पाया जा सकता है। जैसे हम यदि पानी को फ्रिज में रख देते हैं तो ये कैसी अवस्था हो जाती है इसकी? तो जम जाएगा, और जम जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा बेटा? ठोस हो जाएगा। यदि अगर हम उसी जो ठोस है, इसको, ठोस मतलब बर्फ में जो रूप है, बर्फ रूप है, इसका कैसा हो जाएगा? ठोस। यदि बर्फ को हम पिघला देते हैं तो फिर से वो कौन सी अवस्था हो जाएगी बेटा? वो हो जाएगी द्रव। और यदि द्रव में लिक्विड में आ गया है, यदि हम इसको गर्म करते हैं तो ये कैसा हो जाएगा बेटा? गैस। तो आपको याद रखना है, आर्मी वाले बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है कि पानी कितनी अवस्थाओं में रह सकता है, या फिर उल्टा करके पूछेगा तो आप बताओगे तीनों अवस्थाएं इसमें हो सकती हैं। ये ठोस में भी रह सकता है, जम जाएगा तो ठोस हो जाएगा, पिघल जाएगा तो लिक्विड हो जाएगा, द्रव हो जाएगा, और यदि इसको हम वाष्पीकृत करते हैं या फिर कहेंगे गर्म करते हैं तो ये भाप बन के उड़ने लगता है, उसे कहेंगे हम कि ये गैस बन गया है। तो ये चीज याद रखनी है। अब बात आती है कि द्रव्य जो होता है, इसकी भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो आपने बताना है कि किसी भी जो द्रव्य होता है, कोई भी पदार्थ होता है, इसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं, दूसरी पॉइंट ये पढ़ रहे हैं कि जो द्रव्य होता है, मैटर होता है, इसकी भौतिक अवस्थाएं जो होती हैं वो कौन सी और कितनी होती हैं? क्या ये परिवर्तन हो सकता है इसमें? तो आप बताओगे हाँ, इसमें हो सकता है।
और द्रव्य की अवस्थाओं की जो परिवर्तन की क्रियाएं हैं वो कितने प्रकार की हैं, तो आपको बताना है 6 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की? 6 प्रकार। 6 प्रकार में सबसे पहला जो प्रकार है बेटा वो कौन सा है, आपको बताना है। सबसे पहला है गलन। कौन सा है? गलन। गलन को क्या कहते हैं हम, तो गलन को कहते हैं हम मेल्टिंग। क्या कहेंगे? मेल्टिंग। अच्छा, गलन, गलना, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। गलन, गलना मतलब बर्फ होता है, आपने देखा होगा। इसमें क्या होता है बेटे, इसमें कोई भी ठोस होता है। अब ठोस जो है वो किस में बदल जाएगा? द्रव में। तो ये क्वेश्चन बन गया आपसे। क्या क्वेश्चन बना? क्वेश्चन ये हुआ कि यदि कोई ठोस द्रव अवस्था में चला जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम मेल्टिंग यानी गलन। और जिस ताप पर, भाई कोई ना कोई टेम्परेचर तो होगा, कोई ना कोई तापमान तो होगा, जिस ताप पर ये द्रव अवस्था में पहुंचा है, इस तापमान को ही हम इसका क्या कहेंगे बेटा? इसको कहेंगे हम मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछे कि गलनांक क्या है, तो आप बताओगे ठोस का जिस ताप पर या तापमान पर द्रव अवस्था में बदलना, किसी भी तापमान पर यदि द्रव में बदल रहा है ठोस, तो उसे हम क्या कहेंगे? गलनांक कहेंगे, यानी मेल्टिंग पॉइंट। तो सबसे पहला हमने पढ़ा गलन क्या होता है। गलन क्या होता है? गलना होता है। गलना नहीं समझो, पिघलना। पिघलना मतलब यदि कोई ठोस है, जैसे कि बर्फ है, और बर्फ पिघल गया किसी टेम्परेचर, किसी तापमान पर, उसी तापमान को हमने कह दिया गलनांक। क्या कह दिया बेटा? गलनांक, यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट। यदि आपसे पूछता है तो आप बताओगे कि ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है यानी गलनांक है। ठीक है। अब बात आती है दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है वाष्पीकरण। मतलब द्रव्य की जो भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो सकता है वो क्या हो सकता है, तो दूसरा पॉइंट हम बच्चे पढ़ेंगे वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण मतलब वेपोराइजेशन। क्या हो जाएगा? वेपोराइजेशन। तो ये कौन सी अवस्था है? ये दूसरी है। तो वेपोराइजेशन को यदि आप ऐसे समझो, इसमें क्या समझना है आपको? वाष्पीकरण, वाष्प मतलब भाप। यदि हम, भाप कब बनती है? पानी को जब गर्म करते हैं, कई बार दूध भी चला जाता है ना। तो यदि हम किसी भी द्रव को गर्म करते हैं, तो यहाँ आपको याद रखना है कि जो द्रव होता है, इसमें द्रव को यदि हम गर्म करते हैं और वो गैसीय अवस्था में आ जाए, या फिर हम कहेंगे गैस में वो चेंज हो गया है, तो उसी को हम कहेंगे वाष्पीकरण। जैसे आप पानी को गर्म करते हो और पानी गर्म होने के बाद में जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो वो उबलने लगता है, तो उबलेगा तो फिर उसकी भाप बनेगी और उसी भाप को हम कहेंगे वाष्पीकरण। क्लियर है? जिस ताप पर द्रव गैसीय अवस्था में आता है, मैंने क्या कहा? जिस ताप पर, जिस टेम्परेचर पर, तापमान पर, तो टेम्परेचर पर, ये तापमान पर क्या हुआ? भाप में बदला, उसी को हम क्या कहेंगे? तो उसी को कहेंगे बेटा हम बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को क्या कहते हैं हिंदी में? तो आपने समझना है, इसको कहते हैं हम क्वथनांक। क्या कहते हैं? क्वथनांक। समझ लेना, मैंने क्या कहा? मैंने गलनांक कहा कि जिस ताप पर कोई भी ठोस द्रव में बदलता है उसे कहते हैं हम गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। और जिस ताप पर कोई भी द्रव गैसीय अवस्था में बदल जाता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे कहते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक। क्लियर है? तो यदि हम बात करें कि जो पानी होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है, तो आप बताओगे 100 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आर्मी वाले बच्चों के लिए। तो मैंने दूसरा वाला क्या बताया? मैंने बताया वाष्पीकरण। वाष्पीकरण मतलब भाप बनना। और भाप कौन बनता है? द्रव बनता है। तो द्रव से कौन सी अवस्था में जाएगा? गैसीय में। किस तापमान पर जा रहा है? उस तापमान को ही हम क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे यानी क्वथनांक। क्लियर है? दो हो गए। उसके बाद आता है तीसरा संघनन। संघनन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? तो हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो अब हम पढ़ेंगे कौन सा? संघनन। कंडेंसेशन।
संघनन जो क्रिया होती है बच्चों, आपको याद रखनी है कि इसमें क्या होता है, ये गैस जो अवस्था होती है, गैसीय अवस्था, वो किस में बदल जाती है, द्रव अवस्था में बदल जाती है। मतलब गैस जो होती है वो किस अवस्था में बदलेगी, द्रव अवस्था में। अच्छा, ये ऐसा भी होता है? हाँ बिल्कुल होता है। आपने देखा होगा सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में गैस जो होती है बूंदों में परिवर्तित हो जाती है, या फिर ऐसे कहेंगे कि बर्फ पड़ने लगती है। आप ठंडी जगहों पर जहां भी जाओगे, ठंडे इलाके में, इधर जाइए उत्तराखंड साइड में, तो वहां क्या होता है, बर्फबारी होती है। वो बर्फबारी जो हो रही है वो किसका उदाहरण है बेटे, वो उदाहरण है संघनन का। तो आपको याद रखना है कि जहां पर गैसीय अवस्था से द्रव में परिवर्तन हो, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे हम संघनन क्रिया। और ये किसकी जो हम कहेंगे किसके विपरीत है, तो आपने ध्यान दिया होगा, अभी मैंने इससे पहली जो पढ़ाई है कौन सी, तो वाष्पीकरण। कौन सी पढ़ाई है, वाष्पीकरण। तो ये वाष्पीकरण का बिल्कुल उल्टा है, यानी वेपोराइजेशन का बिल्कुल ये उल्टा है, विपरीत है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि वाष्पीकरण का उल्टा क्या है, तो आप बताओगे संघनन है। क्या है, संघनन। वाष्पीकरण में क्या था, वाष्पीकरण में द्रव बदलता है गैस में, इसमें क्या होता है, संघनन में गैस बदल जाती है द्रव में। मतलब आपने देखा होगा यदि वायु में जो उपस्थित गैसेस होती है वो किस में बदल जाती है, गैसेस मतलब जलवाष्प जो होता है वो किस में बदल जाता है, ये बदल जाता है द्रव में। ठीक है, तभी तो बूंद पड़ती है नीचे, तो यहाँ पर बूंदें जो बन जाती हैं किसकी, जलवाष्प की। तो उसी को हम क्या कहते हैं बेटे, उसी को कहते हैं हम संघनन। अब बात आती है कौन सा हो गया है, तो 3 हो गए हैं, ये है चौथा, तो हिमकरण। हिमकरण, और हिमकरण को ही कहते हैं हम जमना, हिमकरण जमना, या फिर कहेंगे इसे फ्रीजिंग। तो यहां से थोड़ा सा ध्यान दोगे आप, हिम का अर्थ ही क्या होता है, बर्फ होता है। मतलब यहाँ पर हिमकरण या फिर जमना, जमाते भी तो हो आप, बर्फ भी तो जमाते हो फ्रीज में, और बर्फ जमाई किसकी जाती है, गैस की या लिक्विड की या द्रव की, तो आप बताओगे मैम इसमें द्रव की जमता है, द्रव ही तो होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये द्रव अवस्था से किस में परिवर्तन होगा, तो ये होगा बेटा ठोस अवस्था में। किसमें, मतलब द्रव जो है वो किस अवस्था में चेंज होगा, तो आप बताओगे द्रव से ये कौन सी अवस्था में बदल जाता है, तो ये बदल जाता है ठोस अवस्था में। और ये किसका उल्टा है, तो गलन, सबसे पहले हमने जो गलन किया था यानी मेल्टिंग किया था, मेल्टिंग का बिल्कुल विपरीत होता है। मेल्टिंग में क्या था, ठोस बदलता था द्रव में, यहाँ क्या होता है हिमकरण में, जमने में, तो यहाँ द्रव जो होता है वो किस में बदल जाता है, तो ये बदल जाता है बेटा ठोस में। ठीक है, याद रखोगे। जैसे जल जो होता है, पानी जो होता है, इसका बर्फ में बदलना क्या कहलाता है, हिमकरण, या फिर कहेंगे इसे फ्रीजिंग पॉइंट हम कहते हैं। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पानी जो है कितनी अवस्थाओं में रह सकता है, 3 अवस्थाओं में रह सकता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे अगर हम बात करें ऊर्ध्वापातन की, ऊर्ध्वापातन क्या होता है, ऊर्ध्वापातन को इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। तो यहाँ आपको याद रखना है कि यदि कोई ठोस, क्या मैंने क्या कहा, यदि कोई ठोस बिना द्रव अवस्था में पहुंचे सीधा गैस अवस्था में बदल जाए, ऐसा भी होता है, हाँ बिल्कुल होता है। मैंने क्या कहा कि यदि कोई सॉलिड वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, वो सिर्फ गैसीय अवस्था में बदल जाए या फिर कहें कि द्रव अवस्था में पहुंचे ही नहीं, तो इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वापातन। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापातन। मैं दोबारा से कह रही हूं, कई बार क्वेश्चन आता है ये कि जब ठोस बिना द्रव अवस्था में पहुंचे सीधे ही गैसीय अवस्था में पहुंच जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसी को कहते हैं हम ऊर्ध्वापातन यानी सब्लिमेशन। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम यदि हम बात करते हैं तो कपूर जब हम जलाते हैं, कपूर को जब जलाया जाता है तो ये क्या होता है बच्चों, ये ठोस अवस्था में होता है, और इसको हम जैसे ही जलाते हैं तो ये किस अवस्था में चेंज हो जाता है, गैसीय अवस्था में। जैसे हम शुष्क बर्फ का जो होता है इसको भी हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। और जो शुष्क बर्फ होता है ये क्या होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये 5 क्रियाएं हो गई हैं,
5 के बाद में यदि हम बात करते हैं छठवां, तो छठवां जो होता है वो कैसा होता है? निक्षेपण। कौन सा होता है? निक्षेपण। चलो ये लास्ट है आज का, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखोगे। निक्षेपण जो होता है इसे कहते हैं हम डिपोजिशन। डिपोजिशन मतलब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दोगे, एक तो पोजीशन होता है और डिपोजिशन मतलब दोबारा से। तो निक्षेपण को आपको याद रखना है कि किसी पदार्थ की जो गैसीय अवस्था होती है, क्या होती है? गैसीय अवस्था। यदि कोई भी गैस है, कोई भी गैसीय अवस्था है, सीधा ही ठोस अवस्था में पहुंच जाए। मैंने क्या कहा कि यदि गैस सीधा ही ठोस अवस्था में पहुंच रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे बेटा निक्षेपण। क्या कहेंगे? निक्षेपण। जैसे शीत ऋतु में क्या होता है? जैसे शीत ऋतु में मतलब ठंडी जो जैसे अब ठंड पड़ रही है तो इस समय क्या होगा? जो गैसेस हैं ये जलवाष्प जो होता है, या फिर कहेंगे गैस या फिर जलवाष्प, ये शीत ऋतु में है। गैस या जलवाष्प जो होता है सीधा ही किस में बदल जाता है? ठोस में, मतलब बूंदों में, बर्फ में बदल जाता है, या बर्फ या फिर हम कहेंगे ठोस में बदल जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? इसी को कहते हैं हम निक्षेपण विधि। ये क्या होती है? आपकी 6 प्रक्रियाएं हैं किसी भी द्रव्य की बदलने की या परिवर्तन होने की। आपको यहाँ तक याद रखना है। मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ, फिर इस चैप्टर को हम आगे और करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। देखो मैंने क्या पढ़ाया आपको? मैंने पढ़ाया कि जो पदार्थ होता है इसकी भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर वर्गीकरण कर दिया। इसमें 5 अवस्थाएं पढ़ी हमने। कौन कौन सी? पहली अवस्था थी ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। क्लियर है? उसके बाद हमने पढ़ा कि जो द्रव्य होता है या पदार्थ कह सकते हैं, इसमें परिवर्तन भी हो सकता है, जिसमें 6 क्रियाएं होती हैं बच्चों। सबसे पहली करी हमने कौन सी? तो हमने करा गलनांक या फिर गलन कहेंगे, मेल्टिंग। गलन क्या होता है? किसी चीज का पिघलना। ठीक है, जिस ताप पर पिघलता है उसी को हम गलनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। फिर आता है आपका बॉइलिंग पॉइंट या फिर कहेंगे हम वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। वाष्पीकरण में क्या होता है? भाप बन के उड़ जाता है। तो भाप बन के उड़ता कौन है? तो कोई भी जो द्रव होता है वो गर्म करेंगे, वो गैस में बदल जाएगा। और किस ताप पर वो उबला है, किस ताप पर वो भाप बन के उड़ा है, उसी को हमने कह दिया बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा कौन सा किया? तीसरा किया संघनन। संघनन की यदि हम बात करें तो गैसीय अवस्था से किस में बदलेगा? तो ये द्रव में बदल जाएगा, उसे हम कहेंगे संघनन। फिर उसके बाद चौथा किया हिमकरण या फिर कहेंगे उसे जमना। मतलब जमेगा क्या? द्रव तो ठोस में बदल जाएगा। तो द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है बच्चों? ये कहलाता है फ्रीजिंग यानी जमना। क्लियर है? उसके बाद किया हमने ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन यानी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है? कोई भी जो ठोस होता है वो द्रव में नहीं बदलता, गैस में बदल जाता है सीधे, उसी को कहते हैं हम सब्लिमेशन या फिर ऊर्ध्वापातन। क्लियर है? 6 हमने छठा किया कौन सा? निक्षेपण यानी डिपोजिशन। किसी पदार्थ का गैसीय अवस्था से सीधे उसमें ठोस में बदल जाना क्या कहलाता है? निक्षेपण। जैसे कि आपने देखा होगा बर्फबारी जो होती है, इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो आगे आप देखते रहिए हमारे चैनल को, लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू।